हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है साधारण आश्वन विधि। ये विधियाँ कार्बनिक पदार्थों के शुद्धिकरण में उपयोग की जाती है, इसका प्रयोग किया जाता है। ये आपके कक्षा 11 रसायन विज्ञान से संबंधित जो कार्बनिक पदार्थ हैं जो अशुद्ध होते हैं उनका हम शोधन कर रहे हैं, उनकी विधियाँ पढ़ रहे हैं। तो आज की हमारी विधि है साधारण आश्वन विधि। साधारण आश्वन विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस प्रकार के पदार्थों के शुद्धिकरण में किया जाता है और इनसे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उनके ऊपर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो साधारण आश्वन को सिंपल डिस्टिलेशन मेथड कहा जाता है, इंग्लिश में सिंपल डिस्टिलेशन मेथड कहा जाता है। तो अब हम समझेंगे सबसे पहले ये आश्वन क्या होता है, ये आश्वन होता क्या है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आश्वन क्या होता है, जैसे कोई द्रव पदार्थ होता है, द्रव पदार्थ को यदि आप गर्म करते हो तो वो वाष्प में बदल जाता है, उसकी भाप बन जाती है। ठीक है, तो आप कहोगे सर द्रव का वाष्प में बदलना तो वाष्पीकरण या वाष्पन है। क्या है? वाष्पन है। क्या है ये? वाष्पन है। द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण है। और आप कहोगे सर वाष्प का वापस द्रव में बदलना संघनन है। क्या है? संघनन, कंडेंसेशन इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आपको ये समझना है कि यदि किसी प्रक्रम में यदि किसी पदार्थ में ये दोनों क्रियाएं साथ साथ चल रही हो, यानी कि वाष्पन की क्रिया और संघनन की क्रिया दोनों ही एक साथ साथ चल रही हो, तो इस प्रकार के प्रक्रम को आसवन कहते हैं। ठीक है ना। यदि किसी पदार्थ में वाष्पन की क्रिया और संघनन की क्रिया दोनों ही साथ साथ चल रही हो तो उसे हम आसवन कहते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन, परिभाषा हो गई है। उसके बाद हम मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि साधारण आसवन जो विधि है इसका प्रयोग कौन से कार्बनिक पदार्थों के शुद्धिकरण में किया जाता है, तो वही इम्पोर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि ऐसे अशुद्ध पदार्थ, क्योंकि देखो अशुद्ध पदार्थों को तो शुद्ध कर रहे हैं, ऐसे अशुद्ध पदार्थ, और कौन से हैं ये? कार्बनिक पदार्थ, ऐसे अशुद्ध पदार्थ। अब अशुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं? जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले हुए हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले हुए हैं तो उन्हें अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो ऐसे अशुद्ध पदार्थ जिनके क्वथनांक की परिभाषा जिनको अच्छी तरह से पता है वो अच्छी तरह समझेंगे। ठीक है ना। ऐसे पदार्थ जिनके क्वथनांकों में, ठीक है, 40 डिग्री से, देखो लिखा हुआ 40 डिग्री से अधिक का अंतर है, तो उनका शोधन साधारण आसवन विधि द्वारा किया जाता है। यानी कि जैसे अब उदाहरण से समझो, यहाँ पर ए और बी दो पदार्थ हैं जो आपस में मिले हुए हैं। ए पदार्थ का जैसे क्वथनांक माना कि 110 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 110 डिग्री सेल्सियस है। बी पदार्थ का जो क्वथनांक है जैसे 170 डिग्री सेल्सियस है। भाई 117 डिग्री सेल्सियस है, दो पदार्थ है, दोनों पदार्थों के क्वथनांकों में आप अंतर करो तो 170 में से 110 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा? 60 डिग्री सेल्सियस बचेगा। अगर नहीं बचेगा तो दोनों पदार्थों के क्वथनांक में जो अंतर आया वो 60 डिग्री सेल्सियस से, फिर 60 डिग्री सेल्सियस आया जो कि 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। तो ऐसे पदार्थ जिनके क्वथनांकों में अंतर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक का हो तो उन पदार्थों का जो शोधन है साधारण आसवन विधि द्वारा किया जा सकता है। देखो बहुत सारी विधियां साधारण आसवन विधि द्वारा किया जा सकता है। कौन सी विधि है ये? साधारण आसवन विधि द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, अब कैसे समझो। आपको क्वथनांक ही बता दूं मैं। क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? जैसे आपको पता होगा कि कोई पदार्थ जिस ताप के ऊपर, जिस टेम्परेचर के ऊपर द्रव से, ठीक है ना, भाप में बदलने लग जाता है, यानी कि वाष्प में बदलने लग जाता है, तो उस टेम्परेचर को, उस ताप को उसका क्वथनांक कहते हैं। यानी कि कोई द्रव पदार्थ जिस निश्चित तापक्रम के ऊपर द्रव से भाप में बदलने लगता है तो उसे क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, अब अपने मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। तो ये पहली शर्त हो गई कि
दो पदार्थों के बीच में जो क्वथनांक का अंतर है वो 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, तो उनका शोधन साधारण आसवन विधि द्वारा किया जाएगा। अब इन पदार्थों में, ये जो आपके घुले हुए अशुद्ध पदार्थ हैं, इन पदार्थों में कोई एक पदार्थ वाष्पशील होना चाहिए। अरे भाई, एक पदार्थ क्या होना चाहिए? वाष्पशील, जिनको गर्म करने पर वो भाप में बदलता हो, वाष्प में बदलता हो, तो वाष्पशील पदार्थ होना चाहिए। जबकि दूसरा पदार्थ जो है अवाष्पशील होना चाहिए, ठीक है ना, वो भाप में नहीं बदलता हो या भाप में बदलता हो तो ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर बदलता हो, तो उन्हें, ठीक है ना, उन पदार्थों को हम जो है शोधन जो है आसवन विधि के द्वारा कर सकते हैं। समझ में आ गया? यानी एक पदार्थ तो कम टेम्परेचर के ऊपर वाष्पशील होना चाहिए और दूसरा पदार्थ अधिक टेम्परेचर के ऊपर वाष्पशील होना चाहिए, जो कि हम क्वथनांक से समझ गए हैं। ये दूसरा बिंदु, ठीक है। उसके बाद इस विधि का देखो मूल सिद्धांत क्या है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। देखो, सिद्धांत दे दिया जाए और आपसे विधि का नाम पूछ ले। भाई, सिद्धांत आपको दे दे और विधि का नाम पूछ ले, तो जब किसी यौगिक, जैसे कोई भी कार्बनिक यौगिक और उसकी अशुद्धियों, जब कोई यौगिक है, जैसे यौगिक ए है, ये यौगिक ए, और उसमें अशुद्धि मिली हुई है कोई बी, ये बी क्या है? अशुद्धि है, ठीक है ना, अशुद्धि। जब कोई यौगिक और उसकी अशुद्धियों के क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर हो, पर्याप्त का अर्थ 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, 50, 60, 70, 80, 90, 100 कितना भी हो सकता है, जब दो पदार्थों के बीच में उनके क्वथनांकों के में पर्याप्त अंतर हो, तो उनका जो शोधन है, शुद्धिकरण है, पृथक्करण है, ठीक है, वो साधारण आसवन विधि द्वारा किया जाता है। यही इसका सिद्धांत है, ठीक है। आपको सिंपल ये याद रखना है, यदि दो पदार्थ के बीच में जो क्वथनांक का अंतर है बहुत अधिक है, एक पदार्थ, ठीक है, कम टेम्परेचर के ऊपर ही वाष्प बन रहा है, जबकि दूसरा पदार्थ जो है अधिक टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा गर्म करने पर, ठीक है ना, वाष्प में बदल रहा है, तो उनका शोधन साधारण आसवन विधि द्वारा किया जा सकता है। इसका यही सिद्धांत है। अब आपको देखो, साधारण दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि जैसे गंदा जल है, क्या है? अरे भाई, गंदा जल है। गंदे जल के अंदर जो अशुद्धि मिली हुई थी, किसकी होती है? मिट्टी की होती है। भाई, मिट्टी एक ठोस पदार्थ है कि नहीं, जो पानी में घुला हुआ होता है। तो आप गंदे जल से अगर आपको शुद्ध जल प्राप्त करना है, तो आप पानी को क्या करोगे? भाई, किसी बर्तन में लेकर के गर्म करोगे, ठीक है। जैसे ये बर्तन है, ये गंदा जल है, आपने इस बर्तन में भर लिया, ये फ्लास्क है, या ये इसको आप गर्म कर रहे हो नीचे से, और यहाँ पर आपने निकास नली लगा दी, और यहाँ पर दूसरे बर्तन के अंदर इसको क्या कर रहे हो, इसकी भाप को यहाँ इकट्ठा करोगे, तो ये पानी यहाँ से अशुद्ध पानी है, गर्म होगा, तो यहाँ पर पहले पानी जो भाप बन करके उड़ जाएगा, और यहाँ भाप आएगी और बर्तन की दीवारों के ऊपर ही वापस भाप टकराएगी। देखो, पहले पानी को आपने गर्म किया तो पानी का क्या हो गया? वाष्पन हो गया, ठीक है। फिर जो पानी है, जो भाप है, यहाँ आई, ठीक है ना, और वो यहाँ की दीवारों के ऊपर टकराई, तो वापस वो किस में बदल गई? जल में बदल गई, पानी में बदल गया, इनका संघनन हो गया, ठीक है। तो वाष्प में बदलना और वापस उसका द्रव में बदलना, तो कौन सी विधि हो गई है? आसवन विधि। और आपके इस फ्लास्क में या बर्तन में शेष क्या रह जाएगा? अंत में मिट्टी बच जाएगी, ठीक है, मिट्टी का वाष्पन नहीं होगा। तो ये कौन सी विधि हो गई आपके? साधारण आसवन विधि, ठीक है। तो देखो, इसके उदाहरण कौन कौन से? गंदे जल से शुद्ध जल प्राप्त करना, कौन सी विधि काम में लेंगे? साधारण विधि, ठीक है ना, साधारण आसवन विधि काम में लेंगे। समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त करना, समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त करने में भी हम साधारण आसवन विधि काम में लेंगे, क्योंकि समुद्र के जल को किसी बर्तन में भर लीजिए, निकास नली लगा दीजिए, फिर आप इसको गर्म कीजिए, तो जो लवण है वो यहीं रह जाएंगे, और शुद्ध जल जो है भाप बनेगा, पहले वाष्पन होगा, और वो फिर बर्तन की दीवारों पे भाप टकराएगी, तो वापस क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी, जल में बदल जाएगी। तो देखो, वाष्पन और संघनन दोनों क्रिया यहाँ साथ साथ हो रही है, तो ये भी क्या हो गया? एक प्रकार का आसवन हो गया, ठीक है ना। और तीसरा उदाहरण और देख लीजिए, ईथर। एक आपने ईथर, ठीक है ना, ईथर तथा टोलुइन, ईथर और टोलुइन का जो शोधन है, वो भी हम साधारण आसवन विधि के द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि जो ईथर होती है, इसका जो आपके क्वथनांक है 308 केल्विन होता है, जबकि टोलुइन का जो क्वथनांक है 384 है। तो आप इनके क्वथनांक में अंतर देखो, 40 डिग्री से ज़्यादा क्या आ रहा नहीं आ रहा है? देखो, 40 डिग्री से ज़्यादा का अगर अंतर है,
तो आप साधारण आसवन विधि के द्वारा शुद्धिकरण करोगे। ये इसका एक सिद्धांत प्रिंसिपल है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल देखिए, एन हेक्सेन कौन सी है, एन हेक्सेन, जिसका क्वथनांक मैंने यहाँ लिख रखा है वो 342 केल्विन, और टोलुइन आपस में मिली जिसका अभी मैंने आपको बताया 384 केल्विन। दोनों का डिफरेंस करो, 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा आ रहा है, तो कौन सी विधि अप्लाई करेंगे, साधारण आसवन विधि यहाँ पर अप्लाई की जा सकती है या करेंगे, ठीक है। तो आपको इस साधारण आसवन विधि को कैसे समझना है, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हुए हैं, उनके जो क्वथनांक है बीपी है उनका अंतर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो तो वहाँ साधारण आसवन विधि अप्लाई कर सकते हैं, पहला। और एक चीज़ आपको याद रखना, साधारणतः ऐसे पदार्थों में एक जो अशुद्धि होती है, अशुद्धि अक्सर से, ठीक है, ठोस पदार्थ की होगी, ठीक है ना। कोई भी ठोस पदार्थ हो सकता है, समझ में आ गया। तो ठोस पदार्थ को की भाप जल्दी बनेगी नहीं, ठीक है। और जो दूसरा तरल पदार्थ कोई भी घुला होगा उसकी भाप पहले बन जाएगी। तो इस प्रकार से आप साधारण आसवन विधि के द्वारा पदार्थों का शुद्धिकरण कर सकते हैं। और ये जो विधियाँ हम पढ़ रहे हैं ये कार्बनिक पदार्थों के शुद्धिकरण की विधियाँ हैं, कार्बनिक पदार्थों के शुद्धिकरण की विधियाँ हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इनके बनने वाले प्रश्नों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको आसवन की परिभाषा पूछी जा सकती है, ठीक है ना। वह प्रक्रम जिसमें वाष्पन और आसवन दोनों संघनन दो साथ साथ होते हैं, तो इस प्रकार के प्रक्रम को आसवन कहते हैं। दूसरा देखो, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि दो पदार्थ हैं आपस में घुले हुए हैं, मिले हुए हैं, उनका मिश्रण भी है, दो पदार्थों का मिश्रण है जिनके क्वथनांक में 40 डिग्री से ज़्यादा का अंतर है या उनमें पर्याप्त अंतर है, तो किस विधि के द्वारा उनका शोधन किया जा सकता है। अब ऑप्शन में आपके सभी प्रकार के आसवन दे दे, जैसे साधारण आसवन भी दे दे, ठीक है ना। दूसरा प्रभाजी आसवन दे दे, तीसरा आपके भापीय आसवन दे दे, और चौथा जो निर्वात आसवन या कम दाब आसवन दे दे, तो आप साधारण आसवन पे टिक करेंगे क्योंकि ज़्यादा अंतर आ रहा है 40 डिग्री से, ठीक है। अगला जो प्रश्न बनने की संभावना है वो, ठीक है, यहाँ से इनके उदाहरणों से गंदे जल से, ठीक है ना, शुद्ध जल प्राप्त करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा, तो साधारण आसवन। समुद्री जल से आपको शुद्ध जल प्राप्त करना तो भी आसवन। ये दैनिक जीवन से जुड़े हुए दो उदाहरण है, तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है। और आपको डीपली जाना हो तो ये दो उदाहरण है, ईथर और टोलुइन, एन हेक्सेन और टोलुइन, ईथर और टोलुइन, एन हेक्सेन और टोलुइन, ठीक है। इनका शुद्धिकरण भी देखो, आपको क्या करना है, उनके क्वथनांक को देख लेना, अगर दिया हुआ है तो उनमें आपको अंतर कर लेना, ज़्यादा में से कम घटा लोगे, 40 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है तो आपको साधारण आसवन विधि ही लगा देनी है। समझ में आ गया। अगर ये आसवन विधि अगर ऑप्शन में है तो लगा देनी है, वरना नहीं लगानी है, ध्यान रखना है, ठीक है। आशा करता हूँ आप इनको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये आपके नोट्स हैं, आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे नोट्स है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 2nd पेज है और ये 3rd पेज, इनका चित्र मैंने भी बना के समझा दिया।